हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये पूरा का पूरा सीटेट का जो पेपर 2 है, जिसमें एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के, उसका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं हम। और ये लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो देखेंगे वो हिस्ट्री का क्लास 6 में पूरा का पूरी हिस्ट्री देख लेंगे 6 क्लास की, जो कि हमारी बुक का जो नाम है वो है हमारे अतीत। और इसी हमारे अतीत से ही अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे चैप्टर्स जो भी दिए हुए हैं सिलेबस में वो सब हमारे अतीत नामक जो बुक है 6 to 8 तक की, उसी में से सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी पूर्वक पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि शायद ही कोई क्वेश्चंस जो भी हम 6 to 8 का की वीडियो बनाएंगे उसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जा पाए। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। और ये बहुत ही थोड़े पेजेस के हैं। अगर आप इसे चाहें तो एक ही बार, मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस अभी भी जाने से पहले 2-3 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना के वो PDF भी उसमें सेंड कर दूँगी। चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है वो है नवपाषाण कालीन पूरा स्थल। लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। जैसे कि एक जो हमारा बिहार है, बिहार की राजधानी है पटना। पटना में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी। और डॉक्टर स्पूनर जो हैं उन्होंने पटना के कुम्हार नामक स्थान पर खुदाई की और वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ, सोने के बैल के टुकड़े आदि की प्राप्ति हुई है उनको। फिर हम देखते हैं भरतपुरा एक जगह है, वहाँ से हमको गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमाण मिला है। फिर विंध्य पर्वत के बारे में बताया गया है। जो विंध्य पर्वत है वह विभाजक रेखा की तरह काम करता है। और विंध्य जो पर्वत है उसके दक्षिण में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर 3000 के मतलब होता है हजार, तो 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणिक संस्कृति का निर्माण किया था। आगे जो विंध्य पर्वत है इसके उत्तर में जो कोल्डिहवा नामक स्थान है और जो चौपानी मांडो है, कोल्डिहवा और चौपानी मांडो, यहाँ से हमें सबसे पहले चावल यानी कि धान के उपजाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है खुदाई से। फिर हम देखते हैं जो मगध है, जो कि उस टाइम पे जो महाजनपद थे उसका सबसे बड़ा जनपद था मगध महाजनपद। यह गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। फिर हमारे भारत का जो नाम है हिंदोस, जो हिंदोस नाम है उसे यूनानियों के द्वारा दिया गया था। और जो इंडिया नाम है हमारे भारत का उसे ईरानियों के द्वारा दिया गया। और जो हिंदुस्तान शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। जो खेतों की शुरुआत हम देखते हैं, खेती करने की शुरुआत, वो ईरान और इराक की पहाड़ियों से शुरू हुई दिखती है। अगर हम पता करें कि जो है भारत में खेती की शुरुआत, तो भारत में खेती की शुरुआत 5-6 हज़ार साल पहले भारत का जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से प्राप्त हुई है, या वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पुरा स्थल जो हैं भीमबेटका और बुढ़नी, कटनी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर, ये सभी मध्य प्रदेश के पुरा स्थल हमें प्राप्त हुए हैं खुदाई से। और जो बिहार है, बिहार के मुंगेर ज़िले में पैसरा नामक स्थान से उसी प्रकार के औजार हमें प्राप्त हुए हैं जैसे कि फ्रांस में वर्तमान में आधुनिक हथियार हैं। तो आगे देखते हैं पूरा पाषाणकालीन वस्तु, मतलब पूरा पाषाणकालीन जो पूरा स्थल है, नवपाषाणकालीन जो पूरा स्थल है उससे हमें कुछ मतलब वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जैसे कि गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये पाकिस्तान का मेहरगढ़ इलाका है। वहाँ से 7 स्तर के आयताकार चौकोर घर के मतलब कि घर भी हमको वहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि घरों के साक्ष्य भी हमको वहाँ से मिले हैं। फिर हम देखते हैं कि कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से हमें चावल और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जबकि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से हमें चावल और जानवर के खुर के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि के जो साक्ष्य हैं हमें गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़ और बकरी के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे जो नवपाषाणकालीन स्थल है चिरांद जो कि बिहार में है, वहाँ से हमें गेहूं, चना और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से
काला चना, ज्वार और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, साथ में भेड़ और सूअर के साक्ष्य भी हमको वहाँ से मिलते हैं। फिर हमें बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ की सभ्यता थी, तो ये इराक की सभ्यता थी। और चीन में एक सभ्यता थी जिसको मतलब कि शांग सभ्यता के नाम से जाना जाता था। लेकिन उस टाइम की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सारे में सबसे ज़्यादा जो विकसित मतलब व्यवस्था मानी जाती है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की ही मानी जाती है। आगे फिर हमें धातु युग के बारे में बताया गया है। धातु युग के बारे में देखते हैं। जो सिंध है, कोट दीजी आमरी, यानी कि सिंध में हमें इस कोट दीजी और आमरी प्रांत या आमरी स्थान की प्राप्ति हुई है। फिर हमें बताया गया है कि जो नॉर्थ पंजाब है, यानी कि उत्तरी पंजाब, वहाँ से सरायखेला और जलीलपुर नामक स्थान के प्राप्ति हुई है। और राजस्थान से हमें कालीबंगा की प्राप्ति हुई है, यानी कि कालीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी प्राप्ति हमको राजस्थान से हुई है। फिर हम देखते हैं कि जो मतलब कालीबंगा है, ये लोथल नदी के तट पर है। जो कालीबंगा है वो और ये लोथल, यहाँ से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। और अगर हम देखते हैं जो अफ़गानिस्तान का बदख्शां है, वहाँ से हमें बौदूर या मणि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मिडिल ईस्ट वाला इलाका है, जिसमें किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाला इराक एरिया आता है, वहाँ से हमको फ़िरोज़ा ये पत्थर टाइप का होता था, इसके साक्ष्य मिले हैं। जबकि ईरान से हमें चांदी के साक्ष्य मिले हुए हैं। और जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ से हमको लकड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो गुजरात के उत्तर पश्चिम वाला एरिया इलाका है, वहाँ से धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल की प्राप्ति हुई है। और जो धौलावीरा था वो 3 भागों में डिवाइड था। उस टाइम पे जो भी मतलब कि घर वगैरह बनाए जाते थे, वो कई भागों में विभाजित होते थे। एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था और एक मध्य का टीला होता था। तो इनको जो धौलावीरा वाला एरिया है गुजरात का, इसको तीनों भागों में डिवाइड देखा गया है। फिर हम देखते हैं जो पुरातात्विक स्थल है, उनकी खोज और खोजकर्ता के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और ये जो है रावी नदी के तट पर है। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी और यह सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा नामक जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज 1961 में ब्रजवासी लाल ने की थी और यह घग्गर नदी के तट पर है। लोथल की खोज 1954 में हुई थी, रंगनाथ राव ने की थी और यह भोगवा नदी के तट पर है। फिर हम देखते हैं 1989 से 1990 के मध्य में धौलावीरा की खोज जो है R.S. विष्ट ने की। फिर चनहूदड़ो नामक जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने सिंधु नदी के तट पर की। फिर आगे बताया जा रहा है जो रंगपुर है और यह मादर नदी के तट पर है, इसकी खोज माधो स्वरूप वत्स ने की थी 1931 से 1953 के मध्य। इनाम गांव जो है, इसके खोजकर्ता नहीं दिया हुआ है उसमें NCERT में, और ये बताया गया है कि ये घोड़ नदी के तट पर है। और इनाम गांव जो है वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है, आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं। फिर आगे हमको वैदिक युग के बारे में बताया गया है। ये सारे पॉइंट्स NCERT की बुक से लिए हैं, मैंने एक भी पॉइंट कहीं और से नहीं लिए हैं। मैंने पूरी बुक पढ़ी है, पूरी बुक से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको नोट किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं देखेंगे तो आप ही का नुकसान है। चलिए देखते हैं, वैदिक युग के बारे में देखते हैं। हमारे जो वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण हैं 9, आरण्यक हैं 6 और जो प्रारंभिक उपनिषद हैं उनकी संख्या 13 थी। अगर टोटल उपनिषदों की बात की जाए तो टोटल उपनिषद हैं 108। जो वैदिक लोग थे उसमें जो आम लोगों की सभा होती थी उन्हें विदध कहा जाता था। लोहे के युद्ध के शस्त्र बनते थे। हस्तिनापुर, आलमगीर, अतरंजी खेड़ा से इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। जो कुरु जनपद था वहाँ के शासक थे पुरु और भरत, यानी कि पुरु भरत कुछ भी कहिए। जो पांचाल जनपद था, पांचाल जनपद, यहाँ के शासक कौन थे? दुर्वस एवं कृविजन के लोग यहाँ पे शासन करते थे। जो आरुणी एक कहानी दी हुई थी आरुणी नामक ऋषि की, उनके बारे में कहानी में बताया गया था। तो आप कहानी चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं उसको मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि जो आरुणी थे उनका बाद में
उद्वालक ऋषि इनके गुरु थे और इन्हें जो है अमोददौम के नाम से जाना गया। फिर आगे बताया गया है कि मतलब फिर से बता दे रहे हैं अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो, जो आरुणि नामक ऋषि हैं इनके गुरु थे उद्वालक ऋषि। बाद में इन्हीं आरुणि को आमोददौम के नाम से जाना गया। फिर आगे बताया गया है कि जो इनाम गांव है वो महाराष्ट्र में है, घोल नदी के तट पर, और ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हमको कुछ साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, जैसे कि झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, नारंगी काली आकृति के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ संदूक में व्यक्ति के दफन होने का भी साक्ष्य हमको मिल जाता है इनाम गांव से। ऋग्वेद में जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। आपसे स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी वो जो है पशुपालन की थी या फिर जो है वहाँ पे लोग कृषि किया करते थे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे उस टाइम पे लोग पशुपालन किया करते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुओं को पालना और उनको चराना था। फिर आगे हम देखते हैं जो महाजनपद थे, 16 महाजनपदों के बारे में आपने सुना होगा। जो 16 महाजनपद थे उसमें जो कर की व्यवस्था थी 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। फिर आगे बताया गया है कि अकेले ही जनपद की व्यवस्था में मत्स्य, चेदी, कांसी और कौशल थे। आपस में मिलकर जो जनपद का निर्माण किए हुए थे उनमें आते हैं पांचाल। आगे बताया जा रहा है कि जो मगध उस टाइम पे था, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था, इसने अंग को पराजित किया था। फिर हम गणराज्य के बारे में देखते हैं। जो गणराज्य हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इससे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते रहते हैं। गणराज्यों में आते हैं शाक्य गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलीय, मौर्य। और ये जो वज्जी गणराज्य है इनका वर्णन आपको बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, यहाँ से मिल जाएगा। और इनकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली, यानी वज्जी जो जनपद था उसकी राजधानी थी वैशाली। और ये जो वज्जी संघ है इसका जो निर्माण है ये लिच्छवियों ने किया था और यह 8 गणों का एक संघ था। क्या वज्जी जो है वह 8 गणों का संघ था और इसके जो हेड थे वो लिच्छवी थे। वज्जी की राजधानी वैशाली है और वज्जी का जो वर्णन है आपको बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में मिल जाता है। जो विदेह है, विदेह भी गणराज्य था और इसकी शासन व्यवस्था गण या संघ पर आधारित थी। फिर हमें लिच्छवियों के बारे में बताया गया है। जो लिच्छवी है ये प्रमुख गण था, यानी कि जो गण थे टोटल उसमें मुख्य गण था लिच्छवियों का। और जो लिच्छवी साम्राज्य था इनकी सीमा वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक लगा करती थी। और यहाँ पे जो राजा थे, लिच्छवियों के जो राजा थे उनके बारे में बताया गया है कि लिच्छवी राजा थे चेटक, और चेटक की पुत्री का जो है विवाह हुआ था बिंबिसार से। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। फिर हम देखते हैं जो मैत्रेयी हैं वो याज्ञवल्क्य की पत्नी है। याज्ञवल्क्य को ज़्यादातर लोग याज्ञवल्क और गार्गी संवाद की वजह से जानते हैं, लेकिन उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मगध की राजधानियों के बारे में देखते हैं। मगध की जो पहली राजधानी थी, पूछा जाता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मगध की जो प्राथमिक राजधानी थी वो थी राजगीर। और मगध जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सका क्योंकि वो उसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र और ये राजगीर एक के बाद एक क्रम में परिवर्तित होती गई हैं, तो ये पहाड़ियों और नदियों के द्वारा घिरी हुई थी, जिससे कि आक्रमण करने में भी आसानी नहीं होती थी। जैसे कोई शत्रु राज्य के लोग उस पर आक्रमण करना चाहें तो इतना आसान नहीं होता था उसको विजित करना। फिर हम देखते हैं मगध के इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में। जो मगध का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक था उसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार ने कौशल, लिच्छवी, वैशाली आदि को पराजित किया हुआ था और बिंबिसार ने अंग को भी अपने में मिला लिया था। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, और जो अजातशत्रु है इनके मंत्री का नाम था वश्यकार। अजातशत्रु के मंत्री थे वश्यकार। और ये अजातशत्रु जो हैं इन्होंने कौशल और वज्जियों के साथ युद्ध किया था। कौशल के थे प्रसेनजित, जिनको अजातशत्रु ने पराजित किया था और काशी को फिर अपने में मिला लिया था। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो रहा है ना, तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है
जो मैंने जो है बुक से सीख के बनाया हुआ है। हालांकि नोट्स तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बनाए हैं, लेकिन चीज़ें जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखनी है वो मैंने बुक से ही सारी चीज़ें लिखी हैं। और इसी वजह से ये बहुत ही कम पेजेस में बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें इकट्ठी हो चुकी है। फिर आगे देखते हैं कि जो अजातशत्रु थे, इन्होंने अवंती से सुरक्षा के लिए राजगीर में किलेबंदी की थी। यानी कि जो अवंती उस समय साम्राज्य था, उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए अजातशत्रु ने अपने किले की मतलब अपने राजगीर यानी अपनी राजधानी की किलेबंदी करवा के रखी थी। और अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में एक सैनिक छावनी भी बनाई थी। जो पाटलीग्राम है इनकी राजधानी, वह गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अजातशत्रु के बाद जो राजा बनते हैं मगध के, उनका नाम था उदयन। उदयन राजा बनते हैं। और उसके बाद जो उदयन थे, इन्होंने उदयन के बाद जो राजा बनते हैं वो शिशुनाग बनते हैं। इसमें थोड़ा कट गया है। और उदयन जो है, इन्होंने इनके सबसे जो प्रबल शत्रु थे वो थे अवंती। और अवंती के शासक कौन थे? चंद्रप्रद्योत। और इन जो उदयन थे, उन्होंने चंद्रप्रद्योत को भी पराजित किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हो गई इधर। फिर आगे जो है हमें सारनाथ स्तूप के बारे में बताया गया है। अशोक के बारे में कुछ बातें बताई गई थी, तो कुछ खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इस वजह से मैंने उसको नोट नहीं करके रखा है। जो मेन चीज़ें थी उसे मैंने नोट करके रखी है। जैसे कि अशोक के द्वारा बनवाया गया सारनाथ स्तूप है, अशोक ने सारनाथ स्तूप बनवाया था। और ये जो सारनाथ स्तूप है, सारनाथ तो पहले पता होना चाहिए कि यूपी में है, ये धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। फिर आगे आपको बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर हमें जैन धर्म के बारे में बताया गया है। बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीज़ें से बताई गई हैं, लेकिन उसको वो लोग स्टेटमेंट में थोड़ा बड़ा करके पूछते हैं। इसी वजह से थोड़ा पेपर लेंदी हो जाता है। फिर अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं पता हैं तो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। उनके पूछने का तरीका थोड़ा अच्छा होता है, लेवल के क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग। चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और ये काशी के राजा थे अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। फिर हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो मगध की प्राकृत भाषा मागधी में दिया था। साथ साथ में जो महावीर स्वामी हैं, इनके जन्म के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। जैन धर्म में चलिए प्रथम साम्राज्य के बारे में देखते हैं। जैसा कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि प्रथम साम्राज्य जो है वो सिलेबस में ही मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। जो तक्षशिला पहले ही बताया जा रहा है कि जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के मार्ग में पड़ता था। अर्थात जो उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया वाला रीजन है, वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता था वो तक्षशिला से होकर के जाता था। और ये जो तक्षशिला है ये वर्तमान में पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। फिर उज्जैन के बारे में बताया जा रहा है कि जो उज्जैन है वो उत्तर और दक्षिण के बीच मार्ग में आता था। यानी कि जो उज्जैन है वर्तमान में वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मध्य अगर जाना हो तो बीच में ही ये मार्ग में पड़ जाता था। फिर आपको भाब्रू अभिलेख के बारे में बताया गया है। जो भाब्रू अभिलेख है इसमें बताया गया है कि ये जो भी मतलब कि इसमें शासक थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी कि ये दरअसल अशोक का है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि वो जो अशोक थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे और इन्होंने धम्म और संघ में विश्वास करने की जानकारी यहाँ से दी हुई है। और आगे बताया जा रहा है कि जो जहानाबाद है यहाँ पे बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। और ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं इसको अशोक ने आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनको दान दी हुई थी। जो अधिकांश लेख मिले हुए हैं उस टाइम वो ब्राह्मी लिपि में मिले हुए हैं। और ये किसके बात हो रही है? तो ये बात हो रही है अशोक के। और जो ब्राह्मी लिपि है इसको सर्वप्रथम जो पढ़ने वाले हैं वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप जी हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि
जेम्स मतलब कि जो ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको पता होना चाहिए कि उसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे बताया गया है जो लौरिया अरेराज स्तंभ है वो बिहार के चंपारण में स्थित है। फिर जो रामपुरवा अभिलेख है वो भी बिहार में है, और जो है यह वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में सुरक्षित रखा हुआ है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख को पहचान करने का एक तरीका है कि उसके जो हेड है उस पर सांड की आकृति बनी हुई है, सांड या बैल कुछ भी कहिए। फिर आगे यहाँ अशोक के मतलब अभिलेखों के बारे में अशोक के शिलालेख के बारे में बताया गया है कि जो अशोक का शिलालेख है रोहतास जिले में, अशोक का शिलालेख रोहतास जिले में सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर स्थित है। आज भी वर्तमान में वहाँ पे वो स्थित है। और अशोक के बारे में बताया गया है कि ये जो है 8 वर्ष बाद विजय मतलब कलिंग की विजय करते हैं। जिस टाइम ये राजा बनते हैं तो अपने राजा बनने के 8 साल बाद ये कलिंग की विजय करते हैं। और कलिंग कहाँ है? तो वर्तमान में जो उड़ीसा वाला रीजन है उसी को प्राचीन टाइम में उसको कलिंग कहा जाता था। और यहाँ से आपको ये भी पता चलती है अशोक के शिलालेखों से कि अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया है कि 26 जनवरी 1950 को सारनाथ को भारत का जो राजकीय चिन्ह है उसके रूप में अपनाया गया था। और वहाँ जो उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य था उसमें अमात्य जो थे वो सर्वोच्च अधिकारी के पद पर आसीन माने जाते थे। फिर शहरी और ग्राम्य जीवन के बारे में बताया गया है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो सिंचाई की जाती थी उसके लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता था उसको कहते थे घटी या रेहट या रहट भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मतलब सिंचाई मतलब रहट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंचाई का एक यंत्र है। फिर सुदर्शनशील के बारे में बताया गया है। ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, सभी पूछते रहते हैं। सुदर्शनशील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था गुजरात में। जब 400 साल बाद सुदर्शन झील में मतलब कि बाढ़ आती है, वो टूट जाता है, तो जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। और जब रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार करवा दिया उसके 200 साल बाद जब यह फिर से टूट गया तो जो स्कंदगुप्त नामक शासक थे उन्होंने इसको फिर से बनवाया था। फिर आगे पुहार बंदरगाह के बारे में बताया गया है कि पुहार एक बंदरगाह शहर था। इस टाइम ये संगम कालीन जो है टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध था। और कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी तट पर है। यहाँ से विदेशी सामान गोदीबाड़े डॉकयार्ड पे उतारे जाते थे। फिर संगम कालीन भारत में जो तटीय शहर हैं उसके बारे में बताया गया है कि संगम कालीन भारत में तटीय शहरों में टोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकामेडू आदि शामिल हैं। और यहाँ पे यवन से ज़्यादा व्यापारी व्यापार करने के लिए आया करते थे। अगर जो हम हिंद यूनानी के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंद यूनानी हैं। आगे कुषाण के बारे में बताया जा रहा है कि कुषाण जो है उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए। तांबे के सिक्के दैनिक प्रचलन में थे उस टाइम पे, और कुषाणों ने बौद्ध चिन्ह को सिक्कों पर उकेरा है। आगे गांव का मुखिया जो गुप्ता टाइम था उस टाइम पे गांव का जो मुखिया था वो ग्राम भोजक कहलाता था। आगे बताया गया है कि छोटे किसान उस टाइम पे गृहपति कहलाते थे। और जो दक्षिण भारत वाला एरिया है उसमें बताया गया है कि जो दक्षिण भारत है उसमें जो बड़े किसान हुआ करते थे उन्हें बिल्लाल कहा जाता था, और जो छोटे किसान होते थे उन्हें उड़वार कहा जाता था। जिनके पास कोई भूमि नहीं होती थी उनको कैडेसियर और आदिमई कहा जाता था। आगे यहाँ पे मौर्योत्तर काल के बारे में बताया जा रहा है कि जो मौर्योत्तर काल है उसमें कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग ये सब मतलब कि मौर्योत्तर काल में कश्मीर, कौशल और विदर्भ फेमस थे। जो कलिंग है उड़ीसा वाला एरिया वह हीरो के लिए विख्यात था। मगध जो है वहाँ पे वृक्ष के रेशे से कपड़े बनते थे। आगे बताया जा रहा है जो बंगाल है वो मलमल के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। फिर वस्त्र के लिए जो उत्तर काशी है वो बहुत प्रसिद्ध था। साथ में मतलब उत्तर में काशी वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और दक्षिण में जो मदुरई है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो फिर से बता रहे हैं कि जो उत्तर भारत है वहाँ वस्त्रों के लिए काशी प्रसिद्ध था, और जो दक्षिण भारत है वहाँ वस्त्रों के लिए मदुरई वाला इलाका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब बिहार जो जलप्रपात है वो टोंस नदी पर स्थित है। आगे यहाँ बताया गया है मौर्यों के पतन के बारे में कि मौर्यों के पतन के बाद शुंगों का उदय होता है। शुंग का जो फाउंडर था वो था पुष्यमित्र शुंग,
और इसके साथ ये भी बताया गया है कि मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर था जिसको मार करके ये पुष्यमित्र शुंग शासक बनता है, तो मौर्य वंश के लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ, और जो ये पुष्यमित्र शुंग हैं ये बृहद्रथ के ही सेनापति हुआ करते थे। फिर आगे आपको बताया गया है इंडो ग्रीक मिनांडर के बारे में। इंडो ग्रीक मिनांडर जो है इनकी राजधानी कौन थी, तो इनकी राजधानी थी सियालकोट साकल, और ये जो सियालकोट या साकल है ये कहाँ है, तो ये श्रीलंका में है, और यहाँ शिक्षा का केंद्र था, अर्थात यहाँ पे शिक्षा के लिए ये बहुत प्रसिद्ध था। और इंडो ग्रीक जो है इन्हें यूनानी भी कहा जाता है। आगे शक के बारे में बताया गया है। शक जो सीथियन शक थे ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे, और सबसे जो प्रसिद्ध क्षत्रप थे उनका नाम था रुद्रदामन, और ये उज्जैन के थे। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, जिससे हमें पता चलता है कि कुषाणों और सातवाहनों से संघर्ष, मतलब कि कुषाण और सातवाहनों में आपसी संघर्ष हुआ था, इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है। कुषाण जो थे वो यूची कबीले के लोग थे। ये लोग जब भारत में आते हैं तो कुजल कटफिशस नामक एक व्यक्ति रहता है, ये यहाँ पे कुषाण वंश की नींव डालता है। और हम देखते हैं कि कुषाण जो मतलब वंश था इसमें जो महानतम शासक हुए उनका नाम था कनिष्क, और कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी। तो कनिष्क के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कनिष्क ने अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया, पार्थिया और ये सारे जो क्षेत्र थे वो कनिष्क के मतलब एरिया में शामिल होते थे, या इन्होंने इन सारे एरिया को जीत रखा था। मगध पर इन्होंने जो है आक्रमण किया, वहाँ से अश्वघोष को अपनी राजधानी ले आते हैं। अश्वघोष एक मतलब विद्वान रहते हैं, और रेशम मार्ग पर भी कनिष्क का नियंत्रण था। फिर जो अश्वघोष के अलावा इनके जो रज दरबार में अन्य विद्वान थे उनके बारे में बता रहे हैं कि पार्श्वनाथ, वसुमित्र, नागार्जुन आदि भी इनकी सभा को सुशोभित किया करते थे। फिर हमें शुंग शैली के बारे में बताया गया है। शुंग शैली मतलब कि मूर्ति वगैरह बनाने की शैलियाँ थी ये। अब देखते हैं क्या बताया जा रहा है। स्तूप के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो शुंग शैली है उसमें क्या बातचीत थी। तो ये यहाँ अगर कोई स्तूप शुंग शैली में बना हुआ है तो उसकी वो किस तरह से दिखेगा उसी को बताया जा रहा है कि स्तूप के चारों ओर दीवार पर 4 तोरण द्वार बनाए जाते थे, और जातक कथा, नाग, अप्सरा आदि के चित्र वहाँ पे उकेरे जाते थे। एग्जाम्पल, शुंग शैली में बना हुआ जो स्तूप है वो बताया जा रहा है कि भरहुत स्तूप जो है वो शुंग शैली में बना है, और जो सांची स्तूप है वह भी शुंग शैली में बना हुआ है। फिर हम देखते हैं मथुरा शैली। जो मथुरा शैली है यह कुषाण काल में कला का केंद्र था, और साथ साथ में यूनानी, ईरानी, यानी कि मथुरा जो शैली है वो शुद्ध भारतीय शैली थी। इसमें ना तो आपको यूनानियों का कोई हस्तक्षेप मिलेगा, ना ही ईरानी कला का कोई भी नमूना इसमें मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये मथुरा शैली में ही बनाई गई थी, लाल बलुआ पत्थर से। जो गांधार शैली है इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह लाहौर पेशावर संग्रहालय से मिली हुई है। इंडो ग्रीक शैली में इसका विकास हुआ था। फिर क्या बता रहे हैं, फिर हमें अमरावती शैली के बारे में बताया गया है। जो अमरावती शैली है यहाँ संगमरमर की पट्टिकाएं स्तूप पर, अमरावती शैली में जो भी स्तूप बनते थे उस पे संगमरमर की पट्टिकाएं लगाई जाती थी, और यहाँ पर भी यानी कि अमरावती शैली में जो स्तूप बनते थे उन पर भी किसी भी तरह का कोई विदेशी प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो म्यांमार वाला रीजन है बर्मा, वहाँ पे या म्यांमार की राजधानी है बर्मा, वहाँ से हमें थेरवाद के विकास के साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है। जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य इसके शासक कौन कौन से हुए ये बताया जा रहा है कि श्रीगुप्त सर्वप्रथम जो इसके संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। उसके बाद कौन कौन से शासक आए हैं यही आपको देखना है। तो श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, देन समुद्रगुप्त, देन रामगुप्त द्वितीय, देन चंद्रगुप्त द्वितीय, देन कुमारगुप्त, और सबसे लास्ट जो रूलर रहते हैं वो हैं स्कंदगुप्त। आगे बताया जा रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक थे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन इसके संस्थापक थे, आपसे तो स्टेटमेंट बनेगी कि चंद्रगुप्त के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, चंद्रगुप्त के मतलब गुप्ता साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक
श्रीगुप्त नहीं थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस की डिमांड तो है नहीं, तो वन लाइनर हाँ अगर आपको फैक्ट पता है तो जो भी स्टेटमेंट में रहेगा आप उसको कर ले जाएंगे, ये बात है। आगे समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 335 से 375 ईस्वी माना जाता है और ये बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। साथ में एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में, वहाँ से हमें इनके सिक्कों, समुद्रगुप्त के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से हमको जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में कि इन्होंने दक्षिण में 12 राज्यों को विजय किया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका टाइम पीरियड 375 से 415 ईस्वी है, इन्होंने मतलब कि उस समय अपने साम्राज्य की सुरक्षा की थी शकों से। फिर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जा रहा है कि जो दिल्ली का मेहरौली स्तंभ लेख है, यहाँ से जो चंद्र नामक शासक हैं उन्हीं की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर इन्होंने विजय की थी। खंभात एवं सुपारा बंदरगाह को भी इन्होंने जीत लिया था। शक क्षत्रप हैं रुद्र सिंह तृतीय, इनको 395 ईस्वी में पराजित किया और बंगाल को जीत लिया। फिर इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी पाटलिपुत्र, द्वितीय राजधानी इन्होंने उज्जैन बनाई। इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में ही फाहियान भारत आता है और इसने ये बताया है कि उस टाइम पे सोने के सिक्के प्रचलन में थे। फिर कुमारगुप्त के बारे में बताया जा रहा है। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड 415 से 455 ईस्वी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे ये। कुमारगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे और इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की हुई थी। कुमारगुप्त जो है वह पुष्यमित्र के आक्रमण, मतलब कि कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में पुष्यमित्र ने आक्रमण किया हुआ था। आगे फिर हमको स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। ये जो स्कंदगुप्त हैं इनका समय है 455 से 467 ईस्वी और इन्होंने हूणों को पराजित किया और सक्रादित्य की उपाधि ग्रहण की। इनकी जो राजधानी थी वो थी बामियान। प्रथम भारत आने वाला जो हूण था तोरमाण, जो कि शैव अनुयायी था, वो स्कंदगुप्त के ही टाइम पीरियड में भारत आया हुआ था। फिर उस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो कर था, उस टाइम पे कर की जो व्यवस्था थी वो 1/3 भाग पर कर, मतलब कि कर जो था वो उपज का 1/3 लिया जाता था। साम्राज्य की जो लार्जेस्ट इकाई थी उसको देश कहा जाता था, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी इकाई, और सबसे छोटी इकाई जो थी उसको ग्राम कहा जाता था। आगे यहाँ पे प्रादेशिक जो इकाई थी उसको भुक्ति कहा जाता था और जो भुक्ति के पदाधिकारी थे उसको ऊपरिक नाम दिया गया था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुमारामात्य किसको कहा जाता था, तो प्रदेश के गवर्नर को कुमारामात्य कहा जाता था। युद्ध और शांति के मंत्री को महासंधि विग्रहक कहा जाता था और मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, महादंडनायक कहा जाता था मुख्य न्यायाधीश को। फिर हम देखते हैं सीनियन प्रशासन, जो सीनियाई प्रशासन था उसके बारे में बताया जा रहा है कि नगर श्रेष्ठी जो थे वो शहर के व्यापारी अर्थात बैंकर थे। सार्थवाह व्यापारी काफिले के नेता थे। जो कुलिक हैं वो मुख्य शिल्पकार थे। कायस्थ लिपिकों के प्रधान को कायस्थ कहा जाता था। शहरी प्रशासक को मतलब कि नगरपति कहा जाता था। फिर हम देखते हैं गुप्ता साम्राज्य के पतन से हर्ष के उदय तक जो 4 शासक हुए हैं उसके बारे में। ये 4 जो है नॉर्थ इंडिया में 4 शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं मगध के गुप्त, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति और बल्लभी के मैत्रक। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। फिर हम देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का उदय होता है। जो पुष्यभूति वंश के शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी। मतलब इसके जो पहले महत्वपूर्ण शासक हुए वो हुए प्रभाकर वर्धन। जो हर्ष हैं वो 600 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है और जो उस टाइम पे बंगाल के एक शासक थे जिनका नाम था शशांक, इन्होंने हर्षवर्धन के साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर कर दिया हुआ था। जो हर्ष हैं ये नर्मदा नदी के दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित होते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में मतलब जीतने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे इनको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। फिर दक्षिण भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो यही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इधर से आते हैं।
चलिए देखते हैं वातापी के चालुक्य के बारे में। जो इसके पहले प्रतापी शासक थे उनका नाम था पुलकेशिन प्रथम, और सबसे महान जो शासक हुए वातापी के चालुक्य में उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और इन्होंने मतलब कि कदम्ब वंश, गंग वंश, कोंकण वंश को अपने अधीन किया। साथ में इसके साथ साथ इन्होंने बाद में पुरी और मालवा को भी पराजित कर दिया था। फिर हम देखते हैं हर्ष की विजय के बाद, मतलब कि जब इन्होंने हर्ष को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर, तो उसके बाद इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था उत्तरापथ स्वामी। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक पल्लव शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने बाद में पराजित किया और उसके बाद इनको मतलब इनकी हत्या भी कर दी थी। फिर उसके बाद इधर आगे देखते हैं पल्लवों के जो कांची के पल्लव हैं जिन्होंने इनको पराजित किया था उनके बारे में। तो जो पल्लव हैं 6ठी सदी में कांचीपुरम में, यानी कि इनकी राजधानी थी कांचीपुरम, यहाँ पे इनका शासन रहता है। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो रहे महेंद्र वर्मन प्रथम, और इनका टाइम पीरियड है 600 से 630 ईस्वी। जो महेंद्र वर्मन है इनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया हुआ था, और इसी वजह से पुलकेशिन द्वितीय को मारने के लिए महेंद्र वर्मन के जो पुत्र रहते हैं वो भी एक काफ़ी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा योग्य रहते हैं, काफ़ी महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, और इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। साथ में यहाँ आपने देखा ही कि इनको बाद में फिर मार भी डाला था। और इसके साथ साथ हमें जानकारी मिलती है कि जो कांची के पल्लव हैं इन्होंने द्रविड़ शैली, जो कि मंदिर निर्माण की शैली है, उसके ये संस्थापक माने जाते हैं। जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, यह द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। जो मंदिर निर्माण होते थे उसको 3 शैलियों में विभाजित किया गया है। नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली में बनते थे। अभी वर्तमान में जो अयोध्या का राम मंदिर बना है वो भी नागर शैली में ही बना है। और जो दक्षिण और उत्तर के मध्य में मंदिर बनाई जाती थी वो बेसर शैली में बनती थी, जबकि जो दक्षिण भारत में मंदिर बनती थी उनकी जो शैली थी वो थी द्रविड़ शैली। फिर आगे जो है यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि उर, जो उस टाइम पे उर नामक मतलब कि उर शब्द देख रहे हैं, यह ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जबकि जो नगरम है यह व्यापारियों का संगठन हुआ करता था। फिर आगे नालंदा बिहार के बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहले हम यही देख लेते हैं। पहले जो नालंदा बौद्ध महाविहार है इसके बारे में, तो ये जो है नालंदा बौद्ध महाविहार ये दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट पड़ता है। और इस टाइम पे है मतलब कि जब नालंदा में पढ़ने के लिए वेनसांग आए रहते हैं तो उस टाइम पे वहाँ के अध्यक्ष थे शीलभद्र। और ये जो नालंदा महाविहार है, नालंदा विहार है, इसका संरक्षण हर्षवर्धन, पाल शासक, गुप्त शासक, इन सब ने किया हुआ था। साथ में 11वीं 12वीं सदी में इसके संरक्षण में गिरावट आती है। अब गिरावट जैसे आती है वैसे ही इसकी स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। बंगाल विजय के क्रम में 1179 से 1203 ईस्वी के मध्य जो मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका शासन, उसके मतलब सेनापति रहते हैं बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा मतलब बौद्ध महाविहार को नष्ट कर दिया। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो है इस यूनिवर्सिटी को फिर से रिन्यू किया गया है। थोड़ा जहाँ उनका वो प्रांगण था उससे थोड़ी दूर पे किया गया है, लेकिन हाल ही में इसको रिन्यू किया गया है। और ये करंट अफेयर का भी एक मामला उठ जाता है, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं जो आसपास में कभी चर्चा में रहते हैं। चलिए देखते हैं कि 4वीं से 7वीं सदी में क्या घटनाक्रम हुआ है। जो 4वीं से 7वीं सदी है इसको महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य काल, महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ, तो 4वीं से 7वीं सदी के मध्य पुराणों की रचना होती है, रामायण महाभारत का संकलन होता है। जो कालिदास हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये निम्न मतलब इनके जो नाटक होते थे, जो इन्होंने नाटक लिखे हैं उन नाटकों में निम्न वर्ण के लोग तथा स्त्रियां ये प्राकृत भाषा में बातचीत करते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा में बात किया करते थे।
कालिदास का एक मतलब कि नाटक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। इसमें शुंग वंश के शासक की जानकारी मिलती है। फिर हम देखते हैं शूद्रक। शूद्रक भी जो है विद्वान रहते हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। इसका जो नायक रहता है वो दरिद्र ब्राह्मण रहता है चारुदत्त, और जो इसकी नायिका रहती है वो एक गणिका रहती है जिनका नाम रहता है वसंत सेना। वात्स्यायन जो है इन्होंने एक लौकिक ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है कामसूत्र। फिर एक बहुत ही फेमस कृति है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, और इसको लिखने वाले हैं इलांगो आदिगल, और ये इसमें कनिगी की कहानी यानी कि नूह पर एक पायल की कहानी इसमें बताई गई है। बहुत ही मस्त कहानी है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6 क्लास में। आप चाहें तो इसको जाके पढ़ें, फिर अभी मत पढ़िएगा, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब पढ़िएगा। फिर यहाँ किरातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना है। आगे इधर जो कुमार संभवम रचना है उनकी क्या बोलते हैं कालिदास जी की, इसमें बताया गया है कि कैसे शिव जी को प्रसन्न करके पार्वती जी ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया था, ये सारी चीज़ें हैं। और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस की एक पुस्तक है विशाखदत्त और देवी चंद्र गुप्तम। विशाखदत्त की ही दोनों रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस भी और देवी चंद्र गुप्तम भी। फिर अमर सिंह की रचना है अमरकोश जो कि संस्कृत शब्दावली से संबंधित है। अमर सिंह जो हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। फिर ये सतनार जो हैं इनकी एक रचना है जिसका नाम है मणि मेखलई। ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कोई ऐसा नहीं कि सीटेट में ही पूछा जाएगा, कहीं भी ये सब पूछा जाता रहता है। जो मणि मेखलई है वो तमिल भाषा का ग्रंथ है, शीतले सतनार ने लिखा है और इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताई गई है। फिर हम देखते हैं स्थापत्य के बारे में। जो एरण मध्य प्रदेश है वहाँ से हमें वराह विष्णु मंदिर की प्राप्ति हुई है। जो सारनाथ है यहाँ से हमें धामेक स्तूप मिला है। धामेक स्तूप के बारे में बताया गया है कि इसका आधार गोलाकार है, इसकी हाइट 128 फुट है और इसका जो चबूतरा है इस पर चबूतरा नहीं बना हुआ है। दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाओं का स्थान मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऋग्वेद में एक शब्द है तक्षण, और ये किसके लिए यूज होता था तो लोहार के लिए। जो मौर्य कालीन काकड़ी है लोहे से बने सामानों के लिए होते थे या लोहे से बना होता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। इल्तुतमिश ने बिहार में पहला जो है अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया था तो मलिक जानी को नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम देखते हैं इधर उदयगिरी। जो उदयगिरी की गुहा मंदिर है उसके बारे में बताया गया है। उदयगिरी की गुहा मंदिर यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने इसको बनवाया था। वाराह अवतार की विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। फिर मूर्ति कला को देख लेते हैं। 4वीं से 7वीं सदी में जो मूर्ति कला का विकास हुआ है उसके बारे में कुछ बातचीत है। क्या बताया जा रहा है, जो मूर्ति कला है उसके बारे में बता रहे हैं कि मथुरा जो है, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये मूर्ति कला के केंद्र थे। उस टाइम पे जो कुषाण कालीन मूर्तियां बनती थी उसमें सौंदर्य यानी कि शरीर के सौंदर्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि गुप्त काल में जो मतलब वो मूर्तियां बनती थी उसमें मोटे वस्त्र पहनाए जाते थे। और ये मूर्ति कला जो इस टाइम पे बन रही थी उसमें आभा मंडल सारी मूर्तियों में लगभग देखने को मिलता है। ज़्यादातर मूर्तियाँ जो बनी हैं वो भगवान बुद्ध की बनी हैं और उनके पीछे ये जो आभा मंडल है वो दिखाया गया है, और बहुत ही सुडौल शरीर भी उनकी दिखाई गई है इस टाइम में जो मूर्तियां बनी हैं उसमें। मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की 7.5 फीट ऊंची मूर्ति जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उस टाइम की। चित्रकला से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि जो अजंता में चित्रकला बनाई गई है वो धार्मिक है। वहाँ पे हमें अजंता से हमें मरणासन राजकुमारी के चित्र का मतलब जानकारी मिलती है। जो बाघ की चित्रकला है, ये जो चित्रकला इसमें बनी गई है ये लौकिक जीवन से संबंधित है। समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त को बीणा वादक और व्याघ पराक्रमांक के रूप में जाना जाता है। बीणा वादक के रूप में इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो इनके सिक्के हैं उन पर साक्ष्य मिले हैं कि ये मतलब कि उनकी मूर्ति बनी हुई उनका फिगर बना हुआ है जिसमें उन्हें बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस वजह से मतलब कयास लगाए जाते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे वो बीणा वादक थे। आगे उस टाइम पे मतलब 4वीं से 7वीं सदी के मध्य में विज्ञान और तकनीक में क्या मतलब विकास हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम पे
वाराहमिहिर, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, भास्कर एवं ब्रह्मपुत्र जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्यमान थे। नागार्जुन भी साथ में यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये धन्वंतरी हैं, इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के विद्वान थे। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपना सेवा दिया था। यानी कि जो धन्वंतरी हैं वो आयुर्वेद के विद्वान थे और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे। आर्यभट्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने शून्य की खोज की थी। इसके साथ साथ इन्होंने ये सर्वप्रथम यह भी बताया था कि जो पृथ्वी है वह गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। जो पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर पड़ने से, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है। तो ये जो संकल्पना सर्वप्रथम देने वाले हैं वो हमारे यहाँ के महान विद्वान आर्यभट्ट ने दिया था। फिर हम देखते हैं कि आर्यभट्ट की जो रचना है उसका नाम है आर्यभट्टीय। और इन्होंने कर्म भूमि यानी कि ये जो वहाँ पे अपना काम काज किए वो कहाँ पे था, तो वो पटना के नज़दीक तारेगना गांव है, मसौढ़ी, वहीं पे इनकी कर्म भूमि रही है। फिर हम देखते हैं कि जो नागार्जुन है, नागार्जुन बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान थे, ऐसा मान सकते हैं आप। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान के ये जानकार थे। सोना, चांदी, तांबा आदि से रोगों का किस तरह से इलाज किया जा सकता है उसके उपाय के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये रहे पूरे के पूरे जो 6 क्लास की हिस्ट्री है हमारी एनसीईआरटी की, उसमें जितने भी चीज़ें दी हुई थी जो इम्पोर्टेंट थी वो सब की सब चीज़ें मैंने अपने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। चलिए, आप लोग इतनी देर तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया है तो आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में इसे कई लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि मेरे चैनल पे लोग आएँ, देखें, विज़िट करें, उन्हें भी समझ आए कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उनके हित में हो रही हैं। चलिए फिर मिलेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। अब ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में बचा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने प्रैक्टिस पे फोकस्ड रहिए। फिर मिलेंगे हम अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।